हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसडब्ल्यू द जीएस वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी तो स्टार्ट किया ही हुआ है और साथ ही साथ अभी पीवाईक्यू सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा और आज ये लेक्चर इज अबाउट पार्ट 2। और आपको तो पता ही है हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है आपको क्रोनोलॉजी को समझाया जाए, है ना। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप बोलोगे इंटरलिंकिंग की क्या बेनिफिट है, तो इंटरलिंकिंग की ये बेनिफिट है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम सेम टू सेम रिपीट हो जाए, है ना। मे भी हो सकता है कि एकदम आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, बट मेरा मकसद ये है कि आपको इस क्वेश्चन इंटरलिंकिंग के द्वारा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर फिर भी कभी और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो गया। तो स्टार्ट करें विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ विच हिल इज मासंग्राम व्हिच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड। बताइए, सीजीएल 2024 का पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मासंग्राम नाम करके जो जगह है वो कौन से हिल्स के पास लोकेटेड है। वेदर इट इज शेवरॉय हिल्स, मिजो हिल्स, खासी हिल्स और नागा हिल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको इसका आंसर तो पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मासिंगराम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, तब तक आप आंसर को सोचो क्या होगा। मासिंगराम इज द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, ठीक है। और ये आपकी मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है। मेघालय में यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो अराउंड 1068 मीटर का है ना। सोच लीजिए कि कितना ज्यादा हाई रेनफॉल हो रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? खासी हिल्स होगा, ठीक है। मेघालय में मैंने आपको बताया था 3 हिल्स के बारे में। एक बताई थी अपनी गारो, दूसरी बताई थी अपनी खासी और तीसरी क्या बताई थी? जैंतिया। जैंतिया। तो ये 3 हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें खासी हिल्स के अगर आप साउथ में आओगे तो यहाँ पर आपको कौन सी जगह मिलेगी? वो मिलेगी आपको मासिंगराम की जगह, जो कि वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है। अब अगर वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस को हम लोग समझ ही रहे हैं तो वर्ल्ड की ड्राइस्ट प्लेस को भी जान लेते हैं ना। तो वर्ल्ड की ड्राइएस्ट ड्राइएस्ट प्लेस कहाँ है? तो वर्ल्ड की ड्राइएस्ट प्लेस है आपकी अटाकामा डेजर्ट में। कहाँ है? अटाकामा डेजर्ट की, ठीक है। अब बोलोगे अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? तो अटाकामा डेजर्ट इज इन चिली। अब चिली कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? तो अपनी पड़ती है साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अपनी इंडिया किस में पड़ती है? एशियन कॉन्टिनेंट में। तो जरा कॉन्टिनेंट के बेसिस पे भी देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जैसे मान के चलो कि ये हो गया अपना वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा रफ स्केच में बना देता हूँ। तो ये हो गई आपकी साउथ अमेरिका, है ना। और ये आपका थोड़ा अफ्रीका और ये हो गया अपनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर तो अपनी अंटार्कटिका वगैरह हो गई। तो साउथ अमेरिका के इस वाले एरिया में क्या पड़ती है? चिली नाम की एक कंट्री पड़ती है, ठीक है। चिली के बारे में पढ़ ही रहे तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि चिली में सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है, ठीक है। और कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है यहाँ पर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज चिली के बारे में जानना यह होता है कि चिली इज लोकेटेड इन अ लिथियम ट्राइंगल बेल्ट, ठीक है। लिथियम ट्राइंगल बोलो, लिथियम ट्राइंगल नाम की क्या बला है? तो लिथियम ट्राइंगल एक ऐसी जगह है जो कि 3 कंट्री के बीच में लाई करती है। एक आपकी अर्जेंटीना, एक आपकी बोलिविया और तीसरी हो गई आपकी चिली। इन 3 कंट्रीज के बीच में लिथियम ट्राइंगल नाम करके एक जगह मिलती है जहां पर बहुत ही ज्यादा लिथियम मिलता है। और आपको पता है लिथियम का यूजेज इज यूज्ड इन द वर्ल्ड। आज के डेट में बहुत सारी जो बैटरीज वगैरह जो यूज होती है, जो भी आजकल हम लोग जो आजकल बैटरीज वगैरह जो आप कह सकते हो लिथियम आयन बैटरी जो आपकी मोबाइल्स में यूज होती है, या तो आजकल जो अपनी टोटो वगैरह में जो यूज होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं छोटे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये सब जगह पे हम लोग लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। तो लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। और आपको पता है ये लिथियम अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर वाली एरिया में भी फाइंड किया गया था। सो काइंड ऑफ कह सकते हो लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस का बात करें तो हो गया अपनी मासिंगराम, और ड्राइस्ट प्लेस की बात करें तो हो गया क्या अपना अटाकामा डेजर्ट। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। बताओ कौन सी इनमें से 4 रिवर्स है जो कि कहां फॉल करती है? अपनी अरेबियन सी में। मैंने आपको बताया था कि जो अपनी वेस्टर्न घाट्स जो है वो अपनी थोड़ी हाईली एलिवेटेड है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी हाईली एलिवेटेड और ये थोड़ी कंटिन्यूअस टाइप की भी है। ईस्टर्न घाट जो है आपकी थोड़ी सी क्या डिसकंटिन्यूअस है ना। अब मेजर ऑफ द रिवर्स फ्लोज टुवर्ड द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। जाके कहाँ गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में। और बहुत कम रिवर्स है जो कि जाके अरेबियन सी में गिरती है। कुछ एक्सेप्शन केस वाली रिवर्स हो गई, ठीक है। तो इसी में बताना है आपको अरेबियन सी में कौन सी रिवर जाके गिरती है। बताइए वेदर इट इज महानदी, कृष्णा, साबरमती और गोदावरी। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज साबरमती रिवर, ठीक है। अब साबरमती रिवर के बारे में जान ही रहे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि साबरमती रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ होता है? अपनी अरावली हिल्स से। कहाँ होता है? अरावली हिल्स से, ठीक है। अच्छा अरावली हिल्स के बारे में जानिए तो ये क्या है? रेसिडुअल माउंटेन है। क्या है? रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। अच्छा रेसिडुअल माउंटेन्स के अलावा ये क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात हो ही रही है तो यंग फोल्ड माउंटेन भी देख लो। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल क्या हो जाएगी? अपनी एक हिमालयस हो गई, है ना। और दूसरी क्या हो गई? अपनी एंडीज हो गई। अच्छा एंडीज जो है
वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, अपनी चिली वाली एरिया में भी एंडीज मिल जाएगी। देखो ये वाला जो एरिया है ना साउथर्न अमेरिकन रीजन का, यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन रेंज मिल जाएगी, जो कि एग्जाम्पल है किसका, अपनी यंग फोल्ड माउंटेन्स का। ये अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इनका फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो हो गया ये एक इंपॉर्टेंट चीज अपनी साबरमती रिवर के बारे में। साबरमती के किनारे ही आपको पता है क्या मिलता है, अपनी गांधी जी का जो साबरमती आश्रम वगैरह था वो भी इसी नदी के किनारे था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं साबरमती रिवर की, जैसे कि हाथमती, ये आप याद रखोगे एज ए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। फिर हो गई क्या, एक मेश्वा नाम करके एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होगी साबरमती रिवर फ्रंट वगैरह के बारे में। चलो अब देख ही रहे हैं तो कृष्णा रिवर को भी देख लेते हैं। तो कृष्णा रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा ऑरिजिन वगैरह पता होना चाहिए। तो कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर, इसका जो ओरिजिन है वो आपकी कहाँ है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन है आपकी महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर में। ठीक है, और ये जाके कहाँ ये करती है, टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, है ना, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके क्या हो जाती है, वो अपना वाटर को ड्रॉप कर देती है। ठीक है, ये पे पेनिनसुलर रिवर हो गई। अब कृष्णा के बारे में देख ही रहे तो एक और इंपॉर्टेंट रिवर है क्या, अपनी गोदावरी, है ना। अच्छा, गोदावरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर अगर इंडिया की बात करें तो कौन हो गई, अपनी गोदावरी हो गई। इसका जो ओरिजिन है वो है त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से। कहां से है, त्र्यंबकेश्वर माउंटेन। ठीक है, जो कि आपके नासिक वाले एरिया में पड़ती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी अपनी कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अब देख ही रहे तो महानदी को क्यों छोड़ना, तो महानदी को भी देख लो, है ना। तो महानदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, सिहावा माउंटेन, जो कि कहाँ है, अपनी छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गए, जैसे कि तेल, ओंग, जोंग वगैरह हो गए। ठीक है, और आपको पता होगा कि उड़ीसा में ही आपको क्या बोलते हैं, इंडिया की लॉन्गेस्ट क्या मिलती है, डैम मिलती है, दैट इज द हीराकुंड डैम। ठीक है, और हीराकुंड डैम किसके किनारे, आपकी महानदी रिवर के किनारे ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। बताओ, सुंदरी ट्रीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के, थॉर्न फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप सबको पता होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द आंसर। ठीक है, अब एक एक करके इस फॉरेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं ना। मैंने आपको फॉरेस्ट वाला भी टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो रेनफॉल जो होता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो अपना जो वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया हो गया, कुछ आइलैंड्स के साइड वाला, ठीक है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के साइड में, और या तो बात करो आप अपनी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी आपको क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको मासिंग नाम के बारे में बताया था, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ के बारे में आपको पता था, यहाँ क्या मिलती है, एपीफाइट्स मिलती है। क्या मिलती है, एपीफाइट्स, है ना। एपीफाइट्स कहने का मतलब यहाँ की जो पेड़ वगैरह जो होती है, इनके ऊपर क्या करती है, लत ऐसे चढ़ के क्या कर जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, इनकी जो कैनोपी होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डेंस होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो नीचे डायरेक्टली नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अच्छा, यहाँ की जो सॉइल होती है, क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती। क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो कॉन्स्टेंटली होते रहता है। अब अगर मान के चलो कि किसी एरिया में अगर रेनफॉल कॉन्स्टेंट होते जा रहा है तो यहाँ पर कुछ सॉइल होगी वो हमेशा क्या होगी, बहते रहेगी। और अगर यहाँ की सॉइल क्या होगी, अगर बहते बहते रहेगी, अगर यहाँ पर इरोजन होता रहेगा तो यहाँ की सॉइल फर्टाइल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो यही रीजन है जिसकी वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होती है, हमेशा यहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश वगैरह तो होते रहती है। अब अगर बात हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कर ही रहे हैं तो अपनी इंडिया में पाई जाने वाले जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस में जो बारिश होती है वो अराउंड 150 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होती है। ठीक है, अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट का भी नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लीव्स होते हैं इनकी, वो क्या करती है, अपने पत्तों को शेड कर देती है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो पत्तियां होती है वो शेड नहीं करती, वो भी शेड करती है, बट क्या होता है ना कि वो इतनी डेंस होती है कि आपको पता नहीं चलेगा। बट अभी जैसे आप देख रहे हो कि मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, ठंडी के बाद अभी गर्मी वाला मौसम आ रहा है, ऑटम वाला सीजन आ रहा है, तो फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट होती है वो क्या करेंगे, अपनी लीव्स को शेड कर देंगे। ठीक है, साल्टिक वगैरह इसका एग्जांपल हो गया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एग्जांपल क्या क्या हो गया, अपनी इबोनी हो गई, है ना, इबोनी हो गई, महागनी हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात हो रही है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, थॉर्न वाला एरिया तो आपको ज्यादातर इस वाले एरिया में मिलेगा, है ना, राजस्थान वाले एरिया में आपको ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, यहाँ की जो रूट्स रहेंगी वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, बहुत दूर तक इनका रूट फैल रहता है। उसका मेजर रीजन क्या है कि
यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होता है और वाटर स्कैरसिटी को फुलफिल करने के लिए ये अपना रूट्स को बहुत दूर दूर तक भेज देती है। अब बात हम लोग फाइनली करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको याद रखना है कि ये जो फॉरेस्ट होती है वो क्या होती है, हेलोफाइट्स होती है। क्या होती है, हेलोफाइट्स होती है। ये अपनी सॉइल इरोजन करने से बचाती है कि जो मान के चलो कि जो अपना जो कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, अब वहां पर क्या हो रहा है, टाइड्स वगैरह वेव्स वगैरह तो कॉन्स्टेंटली आ रही है जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे सॉइल इरोजन हो सकता है। जो जो अपना तो अपनी जो सुंदरी ट्रीज है ये करती है बहुत हद तक सॉइल इरोजन को बचा देती है। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। और ये क्या होती है, हेलोफाइट्स होती है। इनकी जो जड़ें होती है, जो इनके रूट्स वगैरह होते हैं, स्टेम वगैरह होता है, ये अपनी पानी के ऊपर मिल जाता है, ठीक है, ऊपर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो यहाँ कमी रहती है, तो इसी के चलते ये पानी के ऊपर आ जाती है। सैलाइन वाटर में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, अगर कोई जगह का क्लाइमेट है वो किससे अफेक्टेड नहीं होता है, रिलीफ से अफेक्टेड नहीं होता है, टाइप ऑफ सॉइल की लोकेशन या डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सॉइल के ऊपर क्लाइमेट का क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसको तो आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट से मतलब सॉइल का कोई रीजन हो ही नहीं रहा है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। क्या होगा, वेदर और क्लाइमेट के बीच में आप लोग को क्या समझना है, डिफरेंसेस समझना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो देखो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेदर नाम की जो फेनोमेना होती है दैट इज व्हाट, अगर आप मान के चलो कि वेदर क्या होता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे क्या होता है, चेंजेस आती है। क्या होता है, डेली बेसिस पे चेंजेस आती हैं। बट जो आपका क्लाइमेट होता है वो अगर कोई प्लेस है, ठीक है, अगर वहां पर कोई वेदर बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, ठीक है, अगर वहां का जो क्लाइमेट क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर वहां पर गर्मी पड़ रही है तो कॉन्स्टेंटली इतना गर्मी पड़ रहा है, या अगर यहाँ ठंड पड़ रही है तो एक कॉन्स्टेंटली तरीके से यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो वहां का क्या बन गया, क्लाइमेट बन गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने साउदर्न एरिया में आता है तो यहाँ पर आपको कौन सी एरिया मिलेगी, यहाँ पर आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ेगी, यहाँ पर आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो आपकी समंदर के पास वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ की बन गई क्या, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की बात हो रही है तो किसके ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ तो होता ही है भाई, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर ही क्या हो जाती है, ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मेजरली अगर क्लाइमेट की बात करें तो हो गए आपके रिलीफ, ठीक है, फिर हो गए अपनी लैटिट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड हो गई, ठीक है, लोकेशन के ऊपर तो डिपेंड करेगी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर आपके डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्राइटेरिया होगी जिसके ऊपर क्या होगा, क्लाइमेट डिपेंड करेगा। तो ये था अपना क्लाइमेट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट। बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि ईस्ट साइड में कौन सी पोर्ट है, मुंबई है कि चेन्नई है कि मुर्मुगांव है कि न्यू मंगलोर है। मुंबई तो आपको पता है वेस्टर्न साइड में, मुर्मुगांव कहाँ है अपनी, गोवा। अब गोवा किधर पड़ती है, अपनी वेस्टर्न साइड में पड़ती है ना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में याद रखना है कि जुआरी और मांडोवी करके एक इंपॉर्टेंट रिवर्स होगी। फिर आपको मैंगलोर तो आपको पता होगा कहाँ पर है, अपनी कर्नाटका वाला एरिया में पड़ गया। तो एक अपनी जो चेन्नई पोर्टी पड़ती है वो कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में पड़ती है, ठीक है। चलो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट। ये आपके सीजीएल 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है कि अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं कि मेसोस्फेयर कहते हैं। आपको पता होगा अर्थ में मेजरली हम लोग 3 स्फेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या, एक अपनी आती है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, एक आती है अपनी लिथोस्फेयर और एक अपनी क्या आती है, बायोस्फेयर, ठीक है। अब आपको हाइड्रोस्फेयर से तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाटर से रिलेटेड है। लिथोस्फेयर क्या होती है, अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है। अब बायोस्फीयर की बात करें तो ऐसी एरिया जहां पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिथोस्फीयर होगा। और जो बाकी जो ऑप्शन है ये आपके क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है क्या, अपनी ट्रोपोस्फेयर। क्या आती है, अपनी ट्रोपोस्फेयर। फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगी, फिर आपको मिलेगी मेसोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और थर्मो के बाद आपको क्या मिलेगी, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए मेजरली जो अपनी जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें अगर ट्रोपोस्फेयर की, तो ये एक ऐसी लेयर है जहां पर मेजरली आपको जो क्लाइमेट होगा, मतलब वेदर फेनोमेना मेजरली आपको यहीं पर देखने मिलेगी, ठीक है। 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास की बात करें तो जितना भी होगा वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। प्लेन्स वगैरह जो हो गए ये आपकी इस एरिया में या तो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लो होती है। ये आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे आप थोड़ा हाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगी। इसका जो रेंज है अराउंड 0 to 15 किलोमीटर का है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, है ना। अब अगर इसकी बात हो ही गई तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अपने स्ट्रेटोस्फेयर के। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको याद रखना है कि इसका जो रेंज है वो अराउंड 15 to
50 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो लेयर है यहाँ आपको क्या मिलेगी, ओजोन मिलेगी, क्या मिलेगी, ओजोन मिलेगी। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो आती है ना, यूवी रेडिएशन को भी ये क्या करती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो एरिया रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना है थर्मोस्फेयर के बारे में, ठीक है, सॉरी मेसोस्फेयर के बारे में। मेसोस्फेयर में भी आपको क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। चलो आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुए तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपोजिट यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलते रहता है। तो आपको मेजरली जो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो आई होप कि समझ में आ गया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7517 किलोमीटर। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 7516.6 किलोमीटर क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये हो गया मान के चलो अपना कोस्ट लाइन। अच्छा मैंने आपको यूएन क्लॉज के बारे में बताया था, ठीक है। और यूएन क्लॉज के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो सरफेस सॉरी जो ओशन वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, इन नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, है ना, नॉटिकल माइल्स में। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 to 12 किलोमीटर की बात करें तो ये आपको क्या होती है, टेरिटोरियल सी होती है, क्या होती है, टेरिटोरियल सी का एरिया होता है, ठीक है। अगर 24 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो ये क्या होगी, आपकी कंटूजियस जोन होगी। और इससे आगे 200 किलोमीटर तक अगर आप बढ़ जाओगे तो ये क्या होगी, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का टोटल अगर बात करें तो टोटल लेंथ अगर कोस्ट लाइन की कितना है, 7517 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इज लोकेटेड एट व्हाट डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, बताओ कितने डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया लाई करता है, बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इक्वेटर जो है वो खुद 0 डिग्री पे है, और आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ही बताया था। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या नीचे साइड में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इंडिया का लैटिट्यूड तो समझाया ही था, क्या बताया था मैंने आपको, इंडिया का लैटिट्यूड, इंडिया का लैटिट्यूड क्या था, सोच के बताओ। मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो फिर अगर इक्वेटर की बात हुई तो 0 डिग्री से कितने डिग्री नॉर्थ पे, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे। तो ये हो गया क्या आंसर हो गया इसका। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगी, अपनी कन्याकुमारी होगी, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगी, अपनी इंदिरा कुल होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है हमारी कि द लार्ज टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक और द वोल्केनिक इरप्शन आर नोन एज व्हाट, टाइफून, टोर्नेडो, सुनामी या हरिकेन। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सुनामी, ठीक है। अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो समंदर के नीचे जो टाइडल वेव्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सुनामी, ठीक है। अर्थक्वेक क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट की वजह से। और वॉल्केनिक इरप्शन जो समंदर के अंदर होता है वो क्यों होता है, सबडक्शन की वजह से होता है ना, जो अपनी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती है, सबडक्ट वगैरह कर जाती है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इसको हम लोग डिटेल में और फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर बात कर रहे हो सुनामी की तो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पता होना चाहिए, साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। अब साइक्लोन्स यूं तो गए तो क्लाइमेटोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि साइक्लोन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम लोग अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन के साइड में इसको हम लोग कहते हैं हरिकेन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पैसिफिक की तो पैसिफिक के साइड में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक के साइड में इसको टाइफून कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइफून। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया साइड में आओगे तो इसको क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं, क्या कहते हैं, विली विली। और इंडियन स्पेसिफिक की बात करोगे तो यहाँ पर आपको साइक्लोन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो चलो ये था एक इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हिल स्टेशन माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन चेंज, बताओ माउंट आबू नाम करके जो हिली स्टेशन है वो आपको कहाँ देखने की मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी अरावलीज में। अरावलीज कहाँ आपकी राजस्थान में होगी। कमेंट करके ये बताओ कि अरावलीज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने पहले एक मीम आपके लिए कि विनोद समझ में आ रहा है आपको, है ना, एमसीक्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीवाईक्यू समझा रहा हूँ, आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, बताओ कौन सी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी जो कि इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है।
ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम। क्या होगा इसका आंसर? तो सिंपल सा आंसर है यार, क्या होगा? सिक्किम होगा, है ना। सिक्किम इसका पार्ट नहीं है, इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। अब अगर सिक्किम की इंडस रिवर की बात हो ही रही है तो इंडस रिवर का थोड़ा सा फ्लो वगैरह समझ लेता है। तो आपको पता होगा इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है? बोकार्चू ग्लेशियर से। कहाँ से? बोकार्चू ग्लेशियर से, है ना, नियर कैलाश मानसरोवर लेक। यहाँ से ओरिजिन करते हुए लद्दाख वाले एरिया में जब घुसती है, कौन सी जगह पे? डेमचौक नाम करके है जगह पे, है ना। डेमचौक से आगे बढ़ते हुए जब ये आगे बढ़ते तो यहाँ पर एक रिवर इसको ज्वाइन करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जांस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? जांस्कर कहते हैं। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हुए जब ये पीओके वाले एरिया में आती है तो यहाँ पर इसको दो रिवर ज्वाइन करती है। ठीक है, एक है क्या? गिलगिट, और दूसरी क्या है अपनी? श्योक। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब ये पाकिस्तान एंटर करती है तो यहाँ पर इसको दो रिवर ज्वाइन करती है। एक है अपनी क्या? अपनी काबुल। ठीक है, और काबुल की एक सहायक नदी क्या होगी? स्वात। ठीक है, या मिठानकोट के पास यहाँ पर इसको पंजनद रिवर ज्वाइन करती है। कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? पंजनद रिवर ज्वाइन करती है। और उसके बाद ये क्या करती है? अपनी कराची के साइड जाते हुए अपनी अरेबियन सी में फ्लो कर जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब पंजनद रिवर्स मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, एक बार इसमें भी समझा देता है। तो पंजनद रिवर्स के बारे में क्या पता है होना चाहिए आपको? कि मेजरली इसमें 5 रिवर्स आती हैं। इसमें से एक रिवर ये भी है कि जो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि पंजनद रिवर्स में आपको पता होना चाहिए क्या आती है? झेलम, फिर आ गई आपकी चेनाब, फिर आ गई आपकी रावी, फिर क्या आ गई अपनी ब्यास, और फिर क्या आ गई अपनी सतलज, है ना। झेलम के बारे में आपको पता हो ये वेरीनाग वगैरह से निकलती है, फिर आपकी चेनाब जो कि बड़ा लाचला से, फिर रावी रिवर जो है आपकी रोहतांग पास से, ब्यास भी आपकी रोहतांग पास के। अच्छा, ब्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान फ्लो नहीं करती है, ये हरिके नाम करके एक जगह है, वहां पर जाके सतलज रिवर से जा क्या कर जाती है? मर्ज कर जाती है। और सतलज रिवर ही क्या है? अपनी इंडस रिवर का सबसे लंबी क्या ट्रिब्यूटरी है। और सतलज रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से? अपनी राक्षस ताल नियर कैलाश मानसरोवर लेक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से निकलती है बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बताओ भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर के ऊपर है? सिंपल आंसर है सतलज के ऊपर है। ठीक है, और सतलज के बारे में मैंने आपको बताया कि सतलज रिवर किस कहाँ से निकलती है? अपनी राक्षस ताल से होके निकलती है, और ये इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि द श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सिलेक्शन पोस्ट का ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी इसरो वगैरह के जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं ये इसी स्टेशन से लॉन्च होता है, और उसका आंसर क्या होगा? अपनी आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लॉन्च होता है? अपनी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लेक पाया जाता है, क्या नाम है उसका? चिलिका लेक। ठीक है, और ये जो श्रीहरिकोटा वाला जो आइलैंड है वो अपना पुलिकट लेक के आसपास में ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू व्हाट। बताओ, हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या होता है कि रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और क्यों मिलता है उसका रीजन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा इसका मेन रीजन क्या है? अपनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम की क्या चीज होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, मैंने आपको साइक्लोन्स के बारे में तो बताया ही था। अब एक चीज पढ़ो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम की चीज क्या होती है? तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है वो फ्रंट्स वगैरह के चलते होता है। अच्छा, इसका जो मतलब मॉइस्चर होता है वो आपको कहाँ से कैरी किया जाता है? मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से, या तो कैस्पियन सी के वजह से, और या तो आपको अपनी ब्लैक सी के वजह से। और ये जो मॉइस्चर कैरी करते हुए ये जब आगे फ्लो होते हुए जब अपनी इंडिया वाला एरिया में आती है, ठीक है, तो यहाँ पर को पता है यहाँ पर हिमालय वगैरह का एरिया मिलता है, तो ये क्या करती है? इसको ब्लॉक करते हुए कुछ जो रेनफॉल होता है ये आपको नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अपनी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हेवी स्नोफॉल वगैरह भी होती है। क्या होती है? स्नोफॉल होती है। और आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया हो गया इंडिया का, तो वहां पर कुछ एरिया में क्या होता है? अपनी बारिश वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर इन व्हाट। ठीक है, नीप टाइड कहाँ आकर होता है? बताओ, नीप टाइड्स के बारे में पता होगा। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? व्हेन द अर्थ, मून एंड द सन लाइन अप इन द स्ट्रेट लाइन की अपोजिट साइड की क्या होता है? बताओ, सिंपल सा आंसर है यार। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बीच में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो नीप टाइड है वो अपनी कहाँ लाई करती है। जैसे कि मान के चलो कि
ये अपनी हो गई सन हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी सन, ठीक है, और सन के और ये हो गई अपनी मान लो अर्थ हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी अर्थ। अगर ये तीनों राइट एंगल पे, मून अगर या तो यहाँ है और या तो यहाँ है, इस एरिया को अगर ऐसा टाइट बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नीप टाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, नीप टाइट फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर अपना क्या, ये अपना सन हो गया और ये अपना क्या हो गया, मून हो गया, ठीक है, और ये अपना अर्थ हो गया, ये अगर तीनों एक ही लाइन में अगर फ्लो होती है, मतलब तीनों एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, स्ट्रेट लाइन से याद रखना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइट। तो आई होप कि इसका आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडी नीप टाइट्स अकर वेयर, तो नीप टाइट्स कहां कर करेंगी, व्हेन द सन एंड द मून आर इन व्हाट, राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। और अगर अपोजिट में रहेगा, मतलब बात करें अगर स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है ना। क्रोनोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया, स्प्रिंग टाइट और नीप टाइट और कैसे क्वेश्चन को समझना है। आई होप कि आप समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि पेरीहिलियन इज व्हेन द अर्थ इज, बताओ पेरिलियन क्या होता है, पेरिहिलियन, एपीहिलियन, एपोजी, पेरीजी क्या होता है, ये नाम की एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो पेरिहिलियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। पेरिहिलियन के बारे में याद रखना है कि क्लोजेस्ट टू सन जब होगा तो वो क्या होगा, अपना पेरिहिलियन कहलाएगा, ठीक है। और जब फारदेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, फारदेस्ट रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फारदेस्ट टू व्हाट, फारदेस्ट टू सन, ये सन वाला है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट टू सन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिहिलियन कहेंगे, ठीक है। और जब फारदेस्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे, एपीहिलियन कहेंगे, क्या कहेंगे, एपीहिलियन, ठीक है। अब एपीहिलियन जो होता है वो 4th ऑफ जुलाई को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, 4th ऑफ जुलाई। और एपीहिलियन जो है, सॉरी उल्टा बता दिया मैं, एपीहिलियन जो है वो आपको कब देखने को मिलेगी, 4th ऑफ जुलाई को, ठीक है। और ये जो आपको है क्या बोलते हैं, एपीहिलियन, तो एपीहिलियन आपको कब देखने को मिलेगी, आपको अपनी 3rd ऑफ जनवरी को, ठीक है। एपीहिलियन कह रहा हूँ, पेरिहिलियन सॉरी, पेरिहिलियन आपको कब देखने को मिलेगी, 3rd ऑफ जनवरी को, ठीक है। और अगर बात एपीहिलियन और पेरिहिलियन के कह ही रहे हैं तो हम लोग एपोजी या पेरिजी को भी समझ लेते हैं। तो पेरिजी का मतलब क्या होता है कि व्हेन मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, तो इसको हम लोग को क्या समझना है, पेरिजी होता है। और एपोजी क्या होता है, एपोजी अगर समझना है तो व्हेन मून इज फारदेस्ट, क्या होती है, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोजी का नाम देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है पी 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 सी, पास पास, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ठीक है। तो जब सन अपनी सन के अर्थ बहुत ही ज्यादा करीब होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिहिलियन। और मून जो है जब अर्थ के सबसे सामने रहेगी उसको क्या कहेंगे, पेरिजी। और ए से याद रखना है क्या, अपनी फारदेस्ट, फारदेस्ट वाला जो साइड हो गया उसको क्या कहेंगे, एपीहिलियन कहेंगे इन केस ऑफ सन, और एफजी कहेंगे इन केस ऑफ मून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, sorry नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यू टू ड्यूरिंग विंटर, फ्रॉम विच ऑफ दिस ओशन डज दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली बता सकते हो, कहां से निकलती है, अपनी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से बताना पोर्ट्स कौन सी कहां पर लोकेटेड है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया अबाउट द पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है। बताओ पोर्ट्स वाला का क्या होगा आंसर, सिंपल है यार। मुर्मुगांव पोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, अपनी गोवा में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, गोवा में। प्रदीप पोर्ट कहाँ मिलेगी, अपनी उड़ीसा में, ठीक है। हल्दिया पोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, वेस्ट बंगाल में। और टूटीकोरन कहाँ मिलेगी, अपनी तमिलनाडु में। तो आपको 4 का क्या है, 4 का आंसर है सी। तो देखो या तो ये हो गया मुर्मुगांव पोर्ट गोवा से, 1 का डी, तो देखो 1 का डी क्या हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। मैंने आपको पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है वो अपने लेक्चर में बताया है, ये आप कोस्ट एंड पोर्ट्स वाला करके एक लेक्चर है, उसको जाके फॉलो कर लो, वहां पर आपको इंडियन पोर्ट्स के बारे में इजीली आराम से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आता है विच इज अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बताओ कितनी डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करती है, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था पोर्ट्स वाले चैप्टर में भी, ठीक है। आइलैंड्स वाले चैप्टर ये सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर,
तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या करती है, अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करती है। अब बाकी चैनल्स को भी देख लेते हैं। 8 डिग्री किसको डिवाइड करती है, अपनी मालदीव्स एंड मिनिकॉय को। किसको, मालदीव्स एंड मिनिकॉय। ठीक है, अब मालदीव्स एंड मिनिकॉय अगर हम लोग समझ ही रहे हैं तो बाकी को भी देख लेते हैं। अब 9 डिग्री किसको डिवाइड करेगी, बताओ। 9 डिग्री के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये डिवाइड करती है लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 11 डिग्री चैनल है वो किसको डिवाइड करती है, अमन डीवी, अमन डीवी आइलैंड्स फ्रॉम कन्नौर आइलैंड्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 11 डिग्री चैनल डिवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में अगर हम लोग को समझना है तो लक्षद्वीप क्या है, टोटल 36 आइलैंड्स वाला क्या है, अपना यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी आइलैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रॉड। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास, बताओ। स्टार्टिंग से हम लोग रट्टा लगाते आ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब पास हुई थी, अपनी 1973 में पास हुई थी। ठीक है, चलो। इन विच स्टेट द कायगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी लोकेटेड हो रहा है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी बन रहा है। इनमें से आपको बताना है कि कायगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, तो अपनी कर्नाटका में है। ठीक है, अगर बात कर ही रहे हैं तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जैसे कि गुजरात में आपको क्या देखने को मिलेगा, बताओ। गुजरात में आपको देखने मिलेगा काकड़ा पार्क। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र में क्या मिलता है, अपनी क्या मिलता है, बताओ। तारापुर मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में आपको क्या देखने को मिलेगा, नरोड़ा। क्या देखने को मिलेगा, नरोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान में भी है, राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ही कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, फिर अपनी एक हो गई अपनी काकड़ा पार, और एक अपनी तमिलनाडु वाला एरिया में आपको याद करना है, एक आपकी मद्रास करके एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, और एक आपको याद रखना है क्या, कुंडाकुलम। क्या याद रखना है, कुंडाकुलम। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर और भी इंडिया की पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो मजा आया। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा अभी के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवाए। चलो आगे बढ़ते हैं। When a river reaches a low-lying plain, it continues erosion of soil when as well as well deposition. ठीक है, तो बताओ, इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा, इसका कहां पर यू शेप लेक फॉर्म होगा। मैंने आपको रिवर्स का जो यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज बताया था। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है ना कि जब रिवर्स एक पर्टिकुलर एरिया से अपने आप को कट करती है। ठीक है, मान के चलो कि ये रिवर फ्लो ऐसे हो रही थी, फिर कुछ सालों के बाद रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, और ये अपनी इस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। तो जब ये डायरेक्शन चेंज करती है तो ये कुछ एरिया जो रह जाता है ना, वहां पर इस टाइप की लेक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सबो लेक जो होता है वो क्या करता है, अपने रिवर के मियांडरिंग होने की वजह से ही बन जाता है। ठीक है, अब अगर बात हो रही है कि यू शेप्ड लेक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे। अब ऑक्सबो लेक में आपको याद रखना है कि इंडिया में एक रामसार साइट भी है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंवर ताल। ठीक है, कंवर झील भी हम लोग कहते हैं, जो कि आपकी कहाँ लोकेटेड है, अपनी जिया हो बिहार के लाला बेगूसराय में। ठीक है, अब बेगूसराय में कौन सी रिवर के किनारे, तो बूढ़ी गंडक याद रखना है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। तो आई होप ये आपको ऑक्सबो लेक भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसका आंसर हम लोग को बताना है। बताओ, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक होगी अपनी क्या, महेंद्रगिरी। ठीक है, और महेंद्रगिरी कहाँ लोकेटेड है, अपनी उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अन्नामोडी जो होगी अपनी वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक होगी। कंचनजंगा जो है अपनी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, सॉरी मैं सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम बोल रहा हूँ। मतलब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अपनी कंचनजंगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि अटल टनल हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, विच प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय दिस टनल। बताओ, कौन सी ऐसी प्लेस है जो जिसको अटल टनल
अटल टनल क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मनाली टू लाहौल स्पीति, ठीक है। ये हम लोग को किसके बारे में याद रखना है, अटल टनल के बारे में याद रखना। अच्छा मैं अभी आपको रामसर साइट्स के बारे में बता ही रहा था। अच्छा देखो, कमरताल के बाद आपको एक और चीज याद रखना है कि टोटल रामसर साइट जो इंडिया में है वो टोटल कितनी हो गई, 89 हो गई। अच्छा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में क्या है, रामसर साइट्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ मिलती है, अपनी तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अच्छा अटल टनल, हाँ जी अटल टनल तो समझ ही लिया था। इन केरला एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका द प्री मानसून शावर इज नोन एज व्हाट, ब्लॉसम शावर, काल बैसाखी, बारडोई साला या मैंगो शावर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अपने क्या, मैंगो शावर। काल बैसाखी जो है अपनी वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो होता है वो उधर साइड में आपको क्या मिलेगी, काल बैसाखी वाला एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच विद द पास लोकेटेड एट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बनिहाल, पीरपंजल, जेरेपला, जास्कर, जोजिला, ग्रेटर हिमालय या खारदुंगला लद्दाख माउंटेन रेंज, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अपनी जोजिला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा अपना जोजिला, जोजिला सही से मैच नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जैसे जो सिपकिला पास है, अपनी जो सिपकिला पास के पास वो आपको कहाँ मिलती है, अपनी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको क्या मिलेगी, अपनी सतलज रिवर का ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। अपनी जो क्या कह सकते हो हाईएस्ट पास, इंडिया में जो हाईएस्ट पास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खारदुंगला पास, क्या कहते हैं हम लोग, खारदुंगला पास कहते हैं, ठीक है। खारदुंगला पास का नाम देते हैं। जो अपनी जोजिला पास है वो क्या अपनी सेकंड हाईएस्ट पास है, ठीक है। अगर बात करें अगर हाईएस्ट मोटरेबल बाइक के, जहां पर हम लोग बाइक को सबसे ज्यादा ट्रैवल करवा सकते हैं, तो अपनी क्या आगे अपनी उलमिंगला पास, क्या आती है अपनी उलमिंगला पास आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डट द धुआंधार फॉल्स ओरिजिनेट, बताओ कौन सी रिवर्स के ऊपर धुआंधार फॉल्स लोकेटेड है, तो कहां पर अपनी नर्मदा के ऊपर, ठीक है। नर्मदा के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहां ओरिजिनेट करती है, अमरकंटक प्लेटू में, ठीक है। कहां ओरिजिनेट करती है, अपनी अमरकंटक प्लेटू में। अमरकंटक प्लेटू के बारे में आपको और याद रखना नर्मदा के बारे में कि ये क्या है, रिफ्ट वैली रिवर है। ये अपनी विंध्यास और सतपुरा के बीच से क्या करती है, फ्लो होती है, ठीक है। और ये क्या हो गई, अपनी रिफ्ट वैली रिवर हो गई। ये भी कहाँ जाती है, अपनी अरेबियन सी में, ठीक है। तापी वगैरह आपको पता होगा, या और कावेरी वगैरह जो अपनी इंडिया के साउदर्न साइड में फ्लो होती है। महानदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्टर यूजेस द ग्राउंड वाटर मैक्सिमम, ग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा यूज करने वाली कौन सी सेक्टर है, इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, डोमेस्टिक या एजुकेशन। अब एजुकेशन तो नहीं होगी भाई, डोमेस्टिक में भी कह सकते हो बट उतना ज्यादा नहीं, इंडस्ट्री भी उतना ज्यादा यूज नहीं करती। एग्रीकल्चर जो हमारी है वो सबसे ज्यादा वाटर यूज करती है इंडिया में, जिसका अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 89% अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर वाटर यूज करता है, हो गई अपनी एग्रीकल्चर। रेड सैंडर्स एंडेमिक ट्रीज है, इज रिस्ट्रिक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिजिकल डिवीजन, तो आपको कहाँ मिलेगी, अपनी वेस्टर्न घाट्स में। पुष्पा भाव, ठीक है, लाल चंदन की जो खेती होती है वो अपनी कहाँ मिलेगी, अपनी वेस्टर्न घाट्स में, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर व्हेन, ओरोग्राफिक रेनफॉल कब बनती है, बताओ। ये मैंने आपको बताया था, ये मान के चलो ये माउंटेन है, ठीक है। अब माउंटेन्स के पास मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, क्लाउड्स वगैरह जो होती है यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, और यहीं पर इस एरिया में क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। इधर साइड को हम लोग क्या कहेंगे, विंडवर्ड साइड कहते हैं, है ना, विंडवर्ड साइड। और इधर साइड में आपको क्या मिलती है, अपनी लीवर्ड साइड, क्या मिलती है, लीवर्ड साइड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगी कि व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस द माउंटेन्स, जब एक सैचुरेटेड एयर मास, मान के चलो ये अपनी अरेबियन सी वाला जो एरिया हो गया, यहाँ से जो एयर मास उठी, ठीक है, और ये एयर मास और वाटर कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर सकती थी, तो ये आगे बढ़ी, ठीक है। और ये आगे बढ़ने के साथ जब वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स के पास आई, तो यहाँ पर और ऊपर नहीं जाने की वजह से ये क्या करती है, अपने जितने भी मॉइस्चर हो वो यहीं पर खत्म कर दी, ठीक है। और जब इधर वाले साइड में जा नहीं पाए तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ अपना सूखा वाला एरिया आ गया, ठीक है, जैसे सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की अगर बात करोगे तो समंदर वाला एरिया हो गया, तो फिर वहां पर मतलब क्या होगा, कॉन्स्टेंटली वहां पर ड्यू टू हीटिंग की वजह से, इंसोलेशन की वजह से वहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो जैसे जैसे
माउंटेन्स के साइड में पहुंची तो एक साइड विंडवर्ड साइड में अपना पूरा रेनफॉल कर दी और दूसरे साइड में रेनफॉल नहीं कर पाई। तो इसका आंसर क्या होगा? सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन। तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। तो खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू। मजा आया? आई होप सबको मजा आया होगा। तो यह था हमारा लेक्चर ऑन पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 2। ठीक है, आई होप सभी को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू।